लोगों के माइंडसेट को समझ जाएं, यू कैन लॉन्च एनी प्रोडक्ट इन एनी स्टेट एंड बी सक्सेसफुल एट इट। तो आज का हर वर्कर, हर जॉब करने वाला, उसको ये माइंडसेट रखना चाहिए कि आई कैन वर्क एंड बिकम अ इक्विटी ओनर एट द सेम टाइम। बहुत बार एनालिसिस पैरालिसिस से बेहतर है कि यू गो एंड डू इट एंड यू फिगर इट आउट। हम लोग जो अपनी इन्फॉर्मेशन लेते थे एज किड्स, वो टिपिकली अबाउट यूएस, वो टिपिकली मूवीज़, न्यूज़ और इन चीज़ों से होती थी। तो आपको वहाँ तो बड़ा ग्लैमर, अच्छी लाइफ दिखाई जा रही होती है। आपको दिखाया जाता है कि वहाँ जाएंगे तो आपके पास टॉयज़ भी होंगे, आपके पास गाड़ियाँ भी होंगी, आपके पास खेलने का वक्त भी होगा, आपके पास दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट जाने का टाइम भी होगा। बट एन एवरेज एंड बिलो एवरेज पर्सन हु माइग्रेट्स देयर, वो तो अपने 5, 6, 7, 8 साल के लिए ये सब चीज़ें भूल जाओ। बल्कि आई वॉज मोर कम्फर्टेबल हेयर विदाउट मनी देन आई एम देयर विथ मनी। यहाँ बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल है बगैर पैसे हुए भी। हमें ये क्यों फील होता है कि यहाँ पर हम कुछ नहीं कर सकते और हमारी ज़िंदगी अमेरिका जाकर बदल जाएगी? वहाँ जाने वाला जो एक परसेप्शन है ना कि यार आप जाएंगे, आपकी ज़िंदगी 180 डिग्री स्विच हो जाएगी, ये बहुत ही गलत परसेप्शन है, आसान नहीं है। इसलिए मेरे जैसे कुछ नामाकूल लोग आके लोगों को बोलते हैं कि बेटा काम करना पड़ेगा, चाहे यूएस में हो, चाहे इंग्लैंड में हो, चाहे लंदन में हो, चाहे पेरिस में हो, चाहे पाकिस्तान में हो। कोई एक्सक्यूज़ ही नहीं है, कोई रास्ता ही नहीं है बगैर काम किए आगे बढ़ने का। वी लाई टू आवरसेल्फ, हम झूठ बोलते हैं अपने आप से। अगले से तो झूठ बोलते ही हैं, हम अपने आप से दिन में 100 बार झूठ बोलते हैं। रेसिपी होने के बावजूद भी सक्सेस ना होना, आई थिंक द बिगेस्ट रीज़न इज़ झूठ। इंडिविजुअल लेवल पे हम सक्सेस ले लेते हैं, एज अ कम्युनिटी हम सक्सेस नहीं ले पाते बिकॉज वी लाई टू ईच अदर एंड वी लाई। हमें चांस मिलता है, हम किसी को भी झूठ बोल देते हैं। कुछ बनाने वाले हो ना आप, तो कोरा भी आपकी इज्जत करेगा, लेकिन मांगने वाले होगे कोई इज्जत नहीं करेगा, अपना भाई इज्जत नहीं करेगा। ये फ्यूचर है, आज हम जो बैठे हैं ये फ्यूचर है। अभी अगर कुछ नहीं हुआ और यही चीज़ें रिपीट होती रहीं जो होती आई हैं पिछले 10-20 साल में, देयर इज़ नो फ्यूचर। आप अगर एक बच्चे को देखते हैं जो रोज़ रात में क्लबिंग के लिए जाता है, रोज़ दोपहर में 2 बजे उठता है और सारा दिन काम नहीं करता, उसका बाप काम पे गया हुआ होता है, सुबह 9 बजे से उसका बाप बिल्स भर रहा है, उसका बाप उसकी यूनिवर्सिटी की फ़ीस भर रहा है इस ख्वाब में कि मेरा बच्चा पढ़ जाएगा। तो क्या आप वो देख के बोल सकते हैं कि यार ये बच्चा एक बहुत बड़ा डॉक्टर बनेगा? आई डोंट थिंक सो। वेल, सेम आंसर, फ्यूचर ब्राइट नहीं है। द वे थिंग्स आर गोइंग, फ्यूचर ब्राइट नहीं है। और आई विश आई हैड अ डिफरेंट आंसर। और मैं बहुत सारे लोगों की तरह स्वीट टॉक करना नहीं जानता। जो सच्चाई है, फ्यूचर ब्राइट नहीं है। साद हाशमानी, आप एक रिटेल और रियल एस्टेट मिलियनेयर हैं और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं, लेकिन साथ रिटेल और रियल एस्टेट में आने से पहले, और ज़ाहिर बात है मिलियनेयर बनने से पहले बंदा जो है ना एक तगो-दो की ज़िंदगी से गुजरता है, एक मुश्किल ज़िंदगी से गुजरता है। और सिंस आपने अपना एम्पायर खड़ा किया यूएस में, मैं थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना चाहूँगा। मुझे साद हाशमानी वो बताएं जो पाकिस्तान में था, जो कराची में था, जिसको लोगों की बातें सुनने को मिलती थी, जिसको मायूसी मिलती थी, जिसको ये कहा जाता था कि यार तुम ज़िंदगी में कहीं पर भी नहीं पहुंच सकते। तो मुझे उस साद हाशमानी की कहानी सुननी है। इस साद हाशमानी वो बंदा था जो एक आम सा बंदा, अपार्टमेंट में रहने वाला, सादा, स्कूल जाने वाला बंदा, रिक्शा बस में सफ़र करने वाला बंदा था। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या कोई सेक्सी सी स्टोरी नहीं है। बाय एंड लार्ज मैं हर वो आम बंदा हूँ, हर वो आम बच्चा हूँ जो आप रोज़मर्रा देखते हैं बसों में, रिक्शाओं में, यूनिवर्सिटी कॉलेज जाते हुए, जो रोज़ ठोकरें खाता है, रोज़ गालियाँ खाता है। टीचर्स उसको सही ट्रीट नहीं करते क्योंकि वो बड़े घर से नहीं आया होता। तो बड़ी ऑर्डिनरी सी और बड़ी सादा सी ज़िंदगी जी है मैंने। सादा सा चाइल्डहुड था बड़ा। ईद पे शॉपिंग नहीं होती थी, खिलौने नहीं मिलते थे, उस टाइप का चाइल्डहुड था मेरा। तो अगर मैं ये कहूँ कि क्या आप पढ़ाकू भी थे, पढ़ाई का शौक़ था जिसकी वजह से आपको बाहर जाने के ये मौके मिले, या नहीं आप एक एवरेज किस्म के स्टूडेंट थे? मैं बहुत ही एवरेज स्टूडेंट था, लेकिन ऑलराउंडर था। टिपिकली स्टेज पे होता था, क्रिकेट खेलने की कोशिश करता था, पढ़ाई भी करने की कोशिश करता था, किसी भी चीज़ में परफेक्ट नहीं था। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, मास्टर ऑफ नन, ये मेरे ऊपर परफेक्टली बैठती है ये बात। तो अगर मैं आपसे स्कूलिंग और कॉलेज के बारे में थोड़ा सा पूछूं कि अच्छे मार्क्स देकर आप अच्छी यूनिवर्सिटी में गए पाकिस्तान में, या नहीं अगेन एवरेज और किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, और वो जो हमारे टिपिकल जो है प्राइवेट स्टूडेंट्स होते हैं जो कि सिर्फ एग्ज़ाम देने के लिए स्कूल जाते हैं, यू आर वन ऑफ देम?
प्राइवेट यूनिवर्सिटी और प्राइवेट कॉलेज एक ख्वाब, एक ड्रीम और pretty मच हमारे लिए नामुमकिन था। तो फर्स्ट ग्रेड से लेके 8th ग्रेड तक एक अच्छा एवरेज स्टूडेंट था। 9th और 10th में थोड़ा पढ़ाई से रुझान हटा, किसी ने स्पार्क लगाया तो मेहनत कर ली फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में और NED यूनिवर्सिटी में पहुंच गया। तो बहुत अप्स एंड डाउन्स थे, कंसिस्टेंट पर्सनालिटी नहीं है मेरी। इवन इन बिजनेस आई एम नॉट कंसिस्टेंट इन व्हाट आई डू। मैं रिटेल और रियल एस्टेट में भी बहुत एक्सपेरिमेंटिंग करता हूँ, जो कि मेरा बचपन से वो रहा है। फेजेस आते हैं अप एंड डाउन के, टास्क ओरिएंटेड हूँ, स्केड्यूल बेस्ड नहीं हूँ। NED से आपने क्या पढ़ा था बाय द वे? NED में मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टार्ट की थी और उसके दूसरे ईयर में मैं US माइग्रेट कर गया था 2010 में। तो ये अपॉर्चुनिटी कैसे मिली US जाने की? हमारी फैमिली में एक गॉडफादर हैं, एक किंग हैं जिनका नाम है रियाज हशमानी। उन्होंने हमें स्पॉन्सर किया था 1998 में। 12 साल लगे हमें वहाँ पहुँचने में। सारी ज़िंदगी बचपन से ये बताया जाता था कि बेटा एक दिन तुम US चले जाओगे। तो जो ज़िंदगी हम यहाँ जी रहे थे ना, वो बैक ऑफ द माइंड टेम्पररी थी। हमें ये पता था कि यार आज ये झेल रहे हैं, कल नहीं होगा, आज ये कर रहे हैं, कल ये नहीं होगा, आज मजाक उड़वा रहे हैं, कल नहीं उड़ाया जाएगा। आपके माइंड में ये होता है कि यार यहाँ इट्स अ सफरिंग एंड इवेंचुअली यू विल गो आउट देयर। तो वो जेल वाली जो जहनियत होती है ना कि यार मुझे इतने साल की कैद है, अब ये नहीं पता मेरी कैद एक्सटेंड होती जा रही है, एक दिन निकलना था। और विच इज़ अ रॉन्ग माइंड सेट इन माई ओपिनियन, जो हमें गलत तरीके से सिखाया गया था शुरू से कि एक दिन तुमने चले जाना है। वरना अगर ये नहीं होता तो शायद मैं बड़ा मायूस इंसान होता। नहीं, लेकिन शायद ये हमारे लोगों का तासुर क्यों होता है कि हम ये सोचते हैं कि अगर हमने एक दिन चले भी जाना है, सही है, हमारे फैमिली मेम्बर का कोई बंदा बाहर है, US में है, और आप यू आर प्रिविलेज इनफ के टाइम आपका भी आएगा और चले जाओगे। हमें ये क्यों फील होता है कि यहाँ पर हम कुछ नहीं कर सकते और हमारी ज़िंदगी अमेरिका जाकर बदल जाएगी? मतलब वहाँ पर लोगों को ये लगता है कि सही है, डॉलर में आप कमा रहे हैं और $1 जो अच्छे खासे रुपए बनते हैं, लेकिन दूसरी तरफ सवाल ये है कि क्या US की ज़िंदगी इतनी आसान है कि हम लोग यहाँ पर ये कहते हैं कि यहाँ पर हमारी ज़िंदगी टेम्पररी है और हमारे तो अच्छे दिन वहाँ पर आएंगे? आसान नहीं है, गलत परसेप्शन था। आप एक बच्चे को जब सिखाते हैं ना, तो कुछ आप अपने वर्ड से सिखा रहे होते हैं, कुछ वो बाहर से ऑब्जर्व कर रहा होता है और ओपिनियंस फॉर्म कर रहा होता है। हम लोग जो अपनी इन्फॉर्मेशन लेते थे एज किड्स, वो टिपिकली अबाउट US, वो टिपिकली मूवीज़, न्यूज़ और इन चीज़ों से होती थी। तो आपको वहाँ तो बड़ा ग्लैमर, अच्छी लाइफ दिखाई जा रही होती है। आपको दिखाया जाता है कि वहाँ जाएंगे तो आपके पास टॉयज़ भी होंगे, आपके पास गाड़ियाँ भी होंगी, आपके पास खेलने का वक्त भी होगा, आपके पास दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट जाने का टाइम भी होगा। बट एन एवरेज एंड बिलो एवरेज पर्सन हु माइग्रेट्स देयर, वो तो अपनी 5, 6, 7, 8 साल के लिए ये सब चीज़ें भूल जाओ। बल्कि आई वॉज मोर कम्फर्टेबल हेयर विदाउट मनी देन आई एम देयर विथ मनी। तो यहाँ जो लेड बैक और जो लाइफस्टाइल है वो यहाँ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है बग़ैर पैसे हुए भी। तो वहाँ जाने वाला जो एक परसेप्शन है ना कि यार आप जाएंगे, आपकी ज़िंदगी 180 डिग्री स्विच हो जाएगी, ये बहुत ही गलत परसेप्शन है। इसलिए मेरे जैसे कुछ नामाकूल लोग आके लोगों को बोलते हैं कि बेटा काम करना पड़ेगा, चाहे US में हो, चाहे इंग्लैंड में हो, चाहे लंदन में हो, चाहे पेरिस में हो, चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे इंडिया में हो, काम हर जगह करना पड़ेगा। कोई एक्सक्यूज़ ही नहीं है, कोई रास्ता ही नहीं है बग़ैर काम किए आगे बढ़ने का। या तो आप उस स्टेट ऑफ माइंड में रहें कि सारी ज़िंदगी आप मजाक उड़वाते रहें लोगों से, क्योंकि जो काम नहीं करता उसकी इज़्ज़त नहीं है, कहीं भी नहीं है। आप दुनिया घूमे हुए हो, कहीं भी इज़्ज़त नहीं है, यू नो दैट। तो पाकिस्तान में रहें या आउट ऑफ पाकिस्तान रहें, काम करना ज़रूरी है। How old were you when you moved out to US? I was 21 when I landed there. 21 साल का था मैं। आप ग्रेजुएट भी नहीं हुए होंगे, राइट? मैं ग्रेजुएट नहीं हुआ था, मैंने 2 साल मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ी थी NED में और मैं वहाँ ट्रैवल कर गया था। मैं वैसे ही अपनी एजुकेशन में 1 साल लेट था क्योंकि मैंने ग्रेड 2 रिपीट किया था। वहाँ पहुँचते ही मेन मकसद एजुकेशन कंटिन्यू करना था। ये जो सारा जो डांस और ये जो सारा हुआ है, ये बाय एक्सीडेंट हुआ है। बिजनेस में मैं बाय एक्सीडेंट गया हूँ। हमारे माइंडसेट में ये नहीं था कि बिजनेस करना है, हमारे माइंडसेट में था कि किस तरह मेहनत करके पढ़ना है और कॉर्पोरेट स्लेव बनना है। सिखाया तो यही गया था बचपन से। तो आप अपने आप को खुश नसीब समझते हैं कि यार आप जो थे इस माइंडसेट के साथ गए थे कि हम पाकिस्तान में पढ़ रहे थे, लेकिन वहाँ पर जाएंगे तो अपनी एजुकेशन कंटिन्यू करेंगे,
विद डिस्टिंक्शन अपनी डिग्री लेंगे और शायद मास्टर्स कर लेंगे और उसके बाद किसी कॉरपोरेट का हिस्सा बन जाएंगे? आपकी अपनी सोच ये थी? मेरी अपनी सोच थी कि ज़िंदगी का बेस्ट चीज़ हो गई है मेरे साथ कि अब मैं जाके अमेरिका में तालीम हासिल करूँगा। वहाँ का वर्स्ट इंस्टीट्यूशन भी पाकिस्तान का बेस्ट इंस्टीट्यूशन है। मुझे स्टेट ऑफ द आर्ट एजुकेशन मिलेगी, मैं पढ़ाई करूँगा, फिर मास्टर्स करूँगा, फिर किसी के लिए जॉब करूँगा। लेकिन अनफॉर्चुनेट रियलिटी है, जैसे इट्स नॉट सो अनफॉर्चुनेट टुडे, क्योंकि आपने अपनी कहानी की एंडिंग अच्छी बना ली है तो अनफॉर्चुनेट नहीं रही कि साथ में आपको काम करना पड़ता है बिकॉज यू कैन नॉट अफोर्ड ट्यूशन। साथ में आपको रात में अपनी प्रोग्रेस पे काम करना पड़ता है। यानी आई हैड अ माइंडसेट दैट आई डिडंट वांट टू बी स्टक एट $7 an hour, $8 an hour। आप अपनी फीसें खुद भरते थे या आपको पाकिस्तान से फ़ी आती थी या स्कॉलरशिप थी किसी किस्म की? अक्सर लोगों का ये होता है कि यार ये क्या है, बाहर पढ़ रहा है, अम्मा अब्बा इसकी फ़ीसें भी अफोर्ड कर रहे हैं, इसके हॉस्टल के खर्चे भी अफोर्ड कर रहे हैं, और ये जो है साहब जो है सारा दिन एंजॉय कर रहे हैं और बस यूनिवर्सिटी जाते हैं। तो वाज दैट अ रियलिटी? रियलिटी ये थी कि घर के बिल्स भी सारे भरने पड़ते थे, घर का राशन भी लाना पड़ता था, गाड़ियों के इंश्योरेंस भी भरने पड़ते थे, गाड़ियों की पेमेंट्स भी भरनी पड़ती थी, अपनी फ़ीस भी भरनी पड़ती थी। उसके बाद पढ़ाई भी मेहनत से करनी पड़ती थी क्योंकि मेरे अब्बा बड़े स्ट्रिक्ट थे पढ़ाई के बारे में। उनकी डिमांड थी कि माई किड्स शुड नॉट बी लेस देन A और A+ स्टूडेंट्स। तो ये सारी चीज़ें साथ में करनी पड़ती थी और साथ में मैं अपनी जॉब में भी टॉप परफॉर्मर था। आई वॉज अ सेल्स गाय फ्रॉम द बिगिनिंग। फॉर्चुनेटली मुझे ऐसा काम मिला जिसमें मुझे वहाँ की डेमोग्राफिक से इंटरैक्ट करने का मौका मिला, जिससे आप बहुत कुछ सीखते हैं। अगर आप लोगों के माइंडसेट को समझ जाएं, यू कैन लॉन्च एनी प्रोडक्ट इन एनी स्टेट एंड बी सक्सेसफुल एट इट। तो हाउ डिड यू डिस्कवर दिस होल रिटेल थिंग, जहाँ पे आप गए और आपने फिजिकल स्टोर जो नॉर्मली ब्रिक एंड मोटर स्टोर्स होते हैं, इसकी सक्सेस स्टोरी मतलब कि कैसे बनी? हाउ डिड दिस हैपन? आप पढ़ रहे हो, आप अपनी फीसें भर रहे हो, आप जॉब कर रहे हो $10 पर आवर की फॉर एग्जांपल। तो पढ़ाई के बाद मैं क्या समझूं कि ये जो वेंचर था, बिकॉज कोई भी ब्रिक एंड मोटर स्टोर इट कम्स विद लाइक यू नीड टू हैव सम मनी राइट टू इन्वेस्ट इनटू द बिजनेस। हाउ दिस अपॉर्चुनिटी पॉप अप ऑन योर डोरवे? बिफोर आई आंसर योर क्वेश्चन, मैं एक परसेप्शन दे देता हूँ, क्योंकि हर एक को स्टार्टिंग में, हर गरीब इंसान को स्टार्टिंग में जॉब करनी पड़ती है जिसके डैडी ने उसको $1 million लोन नहीं दिया होता। तो वर्क माइंडसेट ये था कि लेट्स से आई एम इन्वेस्टिंग 10 hours a day एट अ जॉब। मैं 10 घंटे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, शायद मेरा बॉस भी 10 घंटे इन्वेस्ट कर रहा हो काम पर, लेकिन मेरा बॉस उन 10 घंटों की सैलरी नहीं लेता था, मैं उन 10 घंटों की सैलरी लेता था, क्योंकि मेरे बॉस का सैलरी माइंडसेट नहीं था, इक्विटी माइंडसेट था, ओनरशिप माइंडसेट था। तो आज का हर वर्कर, हर जॉब करने वाला, उसको ये माइंडसेट रखना चाहिए कि आई कैन वर्क and become an equity owner at the same time. If not today, then 5 years later, save and invest. हम लोग सैलरी ड्रॉ करते हैं to spend it on things that we need. Boss mindset सैलरी ड्रॉ करता है to invest in equity that he wants. तो इस mindset से करने के जो आप कह रहे हैं ना कि मैं कैसे पहुंचा वहाँ, I didn't have no money. I saved and invested. पहले 2 साल 2.5 साल जब मैं जॉब कर रहा था तो 10 to 8 मेरी जॉब होती थी, 10 AM to 8 PM। 8 PM आने के बाद अपना यूनिवर्सिटी कॉलेज का काम करना, उसके बाद ऑनलाइन ईबे, अमेज़ॉन, इनको उस वक्त अमेज़ॉन इतना प्रोमिनेंट नहीं था, ईबे को एक्सप्लोर करना। ईबे में आई बिल्ड सम टॉप रेटेड सेलर अकाउंट्स। तो पहले 2 साल तो काम कर करके पैसे जमा किए, साथ में अपना एसोसिएट्स, अपनी पढ़ाई भी करता रहा। उसके बाद एक अपॉर्चुनिटी आई थी। There is a grocery store that is very well known. उस वक्त वो, it was a small time grocery store. They had maybe like 50-60 locations. Now they have like 300+ locations in Texas. It's called H-E-B. They used to give inside store leases to anyone who wants to open a small mom pop shop kind of business. तो हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली वो लीज साइन करने की। हमारे घर का रेंट, हमारी जो अपार्टमेंट है उसका रेंट था $1,050, लेकिन उस स्टोर की लीज $1,250 थी, विच वॉज अ बिग अमाउंट फॉर समवन लाइक मी एट दैट टाइम। तो हमने साइन की, वहाँ खुद ही काम करते थे और खुद ही रिटेल सेलफोन प्रोडक्ट्स बेचते थे, एंड वी फाउंड सम सक्सेस इन इट। और फिर सोचा कि नहीं यार, मैं तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया हूँ, मेरे पास रिटेल स्टोर आ गया है, मुझे रिटेल स्टोर खोलना, डेमोग्राफिक्स हंट करना, मीडियन हाउस होल्ड इनकम फाइंड आउट करना, एथनिक डेमोग्राफिक्स को स्टडी करना, लोगों की एनुअल एवरेज इनकम क्या है वो फाइंड आउट करना, मुझे ये सब आ गया है। तो अब मैं जाके
एक्सप्लोड कर सकता हूँ, बहुत सारे स्टोर खोल सकता हूँ, बट आई वॉज रॉन्ग. I tried doing the same thing in different cities like Austin, Texas and Victoria, Texas, and I failed miserably. जो कमाया था वो सारा वहाँ नुकसान कर दिया. मार्केट हमेशा शिफ्ट होती है, मार्केट सेम नहीं रहती हर कंट्री और हर सिटी और हर स्टेट की. इवन इन पाकिस्तान मार्केट हमेशा सेम नहीं रहती. उस वक्त एक ट्रेंड आ रहा था जो कि मैंने दूर से आते हुए देख लिया था कि इन द फ्यूचर the corporate guys, the big people, they're going to invest their money into brands that sell the products that we sell as mom pop shops today. तो आज जैसे आप बेच रहे हैं बर्गर, आसमानी बर्गर, और मुझे ये नज़र आ गया था कि आज से 3, 4, 5 साल पहले आसमानी बर्गर कुछ नहीं होगा, फिर मैकडॉनल्ड्स आएगा, फिर KFC आएगा, वॉटर बर्गर आएगा, बर्गर किंग आएगा. तो अगर आपका विजन ये हो कि आपको नज़र आ रहा है कि बड़े पैसे वाला ऊपर वेंचर कैपिटलिस्ट वो मार्केट को फ्लड करने वाला है, then you can't fight them, you partner with them. इस सोच के साथ मुझे ग्रोथ मिली आगे अपने रिटेल एम्पायर को ग्रो करने. बेस्ड ऑन व्हाट यू हैव सेड कि यार आपने एक एक्सपेरिमेंट किया, लीज ली, लेकिन आप शायद जो है बहुत जल्दी में आपने एक्सपेंड करा तो दैट बैकफायर और आपने जितने भी कमाए थे गवा दिए. तो इसके पीछे मैं क्या समझूं कि आपका एक ख्वाब था कि बहुत जल्दी एक्सपेंड करना है और बहुत जल्दी जो है कुछ क्रिएट करना है, शायद कंपटीशन नहीं था, शायद ख्वाब बहुत बड़े थे कि यार मैं जल्दी से $1 मिलियन कह लो या टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स का एक रिटेल एम्पायर बना लूँ. सो क्या था, मतलब कि क्या सोच रहे थे? क्योंकि सही है 9 to 5 जॉब भी है, उसके बाद असाइनमेंट्स भी हो रही हैं यूनिवर्सिटी की, और उसके बाद आप जो है सोच भी रहे हो बिजनेस के बारे में. तो इन सब चीज़ों में आपके ख्वाब ने कितना किरदार अदा किया? वर यू लाइक समबडी जो कि रात को सोने से पहले सोचता है कि यार सही है, ये ज़िंदगी जो मुझे मिली है, मैं काम तो कर रहा हूँ, आई एम पेइंग माई बिल्स, सही है, राशन, बिजली के बिल, घर के रेंट सारे हो रहे हैं, बट एट द बैक ऑफ योर माइंड यू आर थिंकिंग समथिंग बिग. एंड हाउ डू यू थिंक दोज बिग ड्रीम्स प्ले अ बिग रोल इन वेयर यू आर टुडे? So the difference between the man who makes it and the one who doesn't is execution, is the speed to execute. बहुत बार analysis paralysis से बेहतर है कि you go and do it and you figure it out. That was my mindset. It was not so much of money. मेरे लिए पाकिस्तान से गया हुआ लड़का जिसके पास पाकिस्तान में गाड़ी नहीं थी, जिसके पास पाकिस्तान में ईद पे शॉपिंग करने के पैसे नहीं थे, जिसके पास चिकन खाने के पैसे नहीं थे, जिसके पास बर्गर खाने के पैसे नहीं थे, मैं तो अमेरिका जाके अपनी ज़िंदगी की सारी चीज़ें हासिल कर चुका था इन $1,500 a month. I could afford to eat ice cream on weekends. I can afford to watch a movie. I can afford to go to a restaurant and eat. मेरे लिए that was more than enough. इसी में सो रहा था. पाकिस्तान में तो मच्छरों में सोते थे. तो मेरे लिए I had made it. It was more about proving myself. अपने human potential को पीक करना. तो इवन दो ये बातें सारी क्लीशे साउंड करती हैं, लेकिन मेरी ये रियलिटी है कि मुझे अपने आप को प्रूव करना था कि मैं कौन हूँ. जो कि हम बात कर रहे थे कुछ टाइम पहले कि क्या वजह है कि आप इतनी आग कैसे आ गई आपके अंदर. तो वो जो बचपन की चीज़ें थी जो आपको फील होती हैं कि कोई वो जो माइंडसेट होता है ना कि अगर किसी ने कुछ अकॉम्प्लिश नहीं किया तो उसको बेवकूफ़ समझा जाता है, उस माइंडसेट को डिफीट करना था. जो सुबह आँख खुलती थी ना, और सुबह आँख खुलने से बाहर निकलने का जो टाइम ड्यूरेशन शॉर्ट करने का माइंडसेट था, कितना फास्ट एग्जीक्यूट करना है, वो आया ही इसलिए था कि प्रूव करना था खुद को, लोगों को. पैसा तो बैंक अकाउंट में उस वक्त भी थोड़ा बहुत सेव कर लिया, आज भी है. बैंक अकाउंट तो आप दिखा नहीं सकते, मुझे लुई वुइटन का बेल्ट पहनना नहीं आता. तो लेकिन आपको क्या लगता है कि ख्वाब देखना बड़े ज़रूरी होते हैं इन ऑर्डर टू रीच टू द लेवल यू आर, या टू गेट टू सक्सेस? क्योंकि पर्सनली स्पीकिंग ना, मैं इतना सोचता नहीं हूँ चीज़ों के बारे में, मैं बस कर देता हूँ. शायद मैं रोज़ाना रात को सोते हुए नहीं सोचता कि मुझे शायद कोई $1 मिलियन या $1 बिलियन एम्पायर खड़ी करनी है. एंड मे बी आई एम स्टूपिड, राइट, आई डोंट नो, बट मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ कि आपकी ये बर्निंग डिज़ायर और आपका ये ख्वाब देखना, आपको लगता है इट प्ले लाइक एटलीस्ट 50% पार्ट इन वेयर यू आर टुडे? अगर ना देखते तो शायद यहाँ पर ना होते, व्हाट वुड यू रिस्पॉन्ड? देखिए, हर बंदे का एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है लाइफ का. मैं अभी एक बच्चे से सवाल कर रहा था जो कि काफ़ी प्रिविलेज फैमिली से आया है, बट ही इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग गाय. मैंने उससे पूछा, यार व्हाट इज़ योर मोटिवेशन? मुझे तो मेरा पता है कि देख यार, गुर्बत में था, आई लिव्ड अ वेरी टफ लाइफ एज अ चाइल्ड.
तो मुझे मेरी मोटिवेशन पता है. But what is your motivation? You have a nice car, you eat good food, you've had that all your life, you had the finest toys that a kid could imagine having. What is your motivation? उसने मुझे कहा कि मुझे और ऊपर जाना है और इसको मेंटेन करना है. That's my mindset. मेरी ईगो ये है कि लोग ये ना बोले कि यार डैडी के पैसों पे पल रहा है, बाप के पैसों पे पल रहा है. So that was his motivation. मेरी अलग मोटिवेशन है. मेरी मोटिवेशन ये थी कि यार मैंने टफ सर्कमस्टेंसेस जिए हैं, मुझे अब जीने नहीं है वो, मुझे आगे बढ़ना है. एनीवेज, आंसरिंग योर क्वेश्चन, देखें एक बंदा अगर बैठ जाए और अपनी मेमोरी को पूरा इरेज कर दे, रिलैक्स करे और वो सोचे कि यार मुझे इस पोजीशन में होना है. फॉर एग्जांपल मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ कि मैं सोचता था कि यार मेरे अब्बू अच्छी सी गाड़ी से उतरे, सूट पहना हुआ हो, मैं बॉस हूँ, 200 एम्प्लॉयज़ को मैं लेक्चर दे रहा हूँ, ऐसे नहीं ऐसे सेल करना है, ऐसे नहीं ऐसे सेल करना है. जब कुछ नहीं था, आई यूज्ड टू हैव दोज विजन्स एंड आई एम नॉट सेइंग कि मुझे कोई फ्यूचर नजर आता है, आई एम नॉट क्लेमिंग दैट. मैनिफेस्टेशन इज ए क्लीशे वर्ड, लेकिन मैनिफेस्टेशन कोई चीज़ होती है कि आप अपने जहन में पहले इमेजिन करते हो कि मुझे ऐसे ऐसे इस स्टेज पे पहुंचना है, फिर ऑटोमेटिकली यू स्टार्ट एक्टिंग दैट वे. अब वो उस वक्त फैंटेसी है और उस वक्त झूठ है. आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा झूठ है कि मैं बॉस हूं, बट यू स्टार्ट एक्टिंग दैट वे. पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो बिहेवियर इंपॉर्टेंट है जो आप अडॉप्ट कर लेते हो, एंड दैट बिहेवियर गेट्स यू टू वेयर यू वांट टू बी फाइनेंशियली. देखिए फाइनेंशियल सक्सेस एक आज की करेंसी के हिसाब से उसकी वैल्यू है, और जो लोग फाइनेंशियली सक्सेसफुल हैं उनके लिए पैसे की वैल्यू नहीं है, उनको पावर चाहिए, उनको कुछ और चाहिए. हर स्टेज पे इंसान मैनिफेस्ट करता है कि यार I want to have a mindset of this person, and then that person starts behaving that way. Once you start behaving a certain way, ऊपर वाला भी देख रहा है यार. That ऊपर वाला wants you to become what you're trying to become. जो यूनिफॉर्म आपने पहना होता है वो जॉब आपको मिल जाती है. So you tried this store, आपने लीज किया, बस आप जल्दी में थे, आपने एक्सपेंड किया, but that you lost money in that in expansion. What did you do next? Like फिर आपने जब आपने गलती की, शायद जल्दबाजी की वजह से, शायद डेटा को सही ना एनालाइज करने की वजह से जो आपको एक दचका खाना पड़ा, तो दोबारा आपने किस तरह स्टार्ट लिया? बिकॉज नॉर्मली बड़ा कॉमन है और पाकिस्तानी सोसाइटी में बड़ा कॉमनली पाया जाता है, जो बंदा तगो दो के बाद राइट गिरता है तो उसके लिए दोबारा खड़ा होना बड़ा मुश्किल होता है. एंड ही इज़ लाइक in a very different mood, right, altogether. वो कहता है यार this is not my cup of tea. Like doing business is not my cup of tea. But you stood up, you start from scratch once again, and you keep on building. So if you could tell me कि क्या सीखा उन गलतियों से और किस तरह फिर दोबारा से पिवट करके दोबारा से मतलब रीलॉन्च करा अपना सारा प्लान. अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो आपने धचके की बात की, जब ये सब हो रहा था उस दौरान एक दिन मैंने अपने डैड से कहा कि यार मेरी ख्वाहिश ये है कि हमारे ऊपर जो कर्जा है ना, जो डेप्ट है, जो घर लिया हुआ है, गाड़ी ली है, बस मैं वो कर्जा उतार दूं और मुझे नहीं कमाना, नहीं करना काम. तो दैट डिफीट माइंडसेट दैट यू आर टॉकिंग अबाउट, कि बंदा बोलता है यार मेरे कब डिफेंसिव मोड में चला जाता है, आई कैन नॉट, वो फिर अग्रेसिव नहीं होता, वो फिर डिफेंसिव हो जाता है. तो मैंने अब्बू को ये बात कही. मेरे अब्बू हमेशा है ना एक बड़ी स्मार्ट कोटेशन रिपीट करते हैं, बेटा इफ़ यू स्टे इन द मार्केट you'll find an opportunity and you'll make it. When preparation meets opportunity, there's a child that's born that's called luck. Jordan Peterson. तो उस बच्चे के पैदा होने का इंतज़ार करना है, प्रिपरेशन करो, अपॉर्चुनिटी खुद ही आएगी. मार्केट में रहोगे ना तो आपको चांस खुद ही मिलेगा. What is market? आपके लिए टेक बिजनेस मार्केट है, मेरे लिए रिटेल बिजनेस मार्केट है, रियल एस्टेट बिजनेस मार्केट है. If you keep doing what you're doing and you tweak it, you analyze it, you figure out your mistakes, you improve on them, you're gonna make it. ये एक बड़ी फेमस सेइंग है कि बहुत बार है ना अपॉर्चुनिटी कपड़े पहन के आती है, उन कपड़ों का नाम होता है वर्क, काम. बहुत से लोग जो अपॉर्चुनिटी अवेल नहीं कर पाते, उन कपड़ों को फिगर आउट नहीं कर पाते. अपॉर्चुनिटी इज ऑलवेज ड्रेस्ड अप एज वर्क. You keep doing the work, then you're gonna find something. लेकिन शायद पाकिस्तान में तो लक के बारे में लोगों का completely different opinion है. वो तो ये कहते हैं जो आपकी किस्मत में लिखा हुआ है उसको कोई बदल नहीं सकता और वो आपको आकर ही मिलेगा. तो what would you say to those people? Luck, it's being like pre-written, everything is pre-written. Why would you like go to find it out and maybe you find it in black clothes or hard working से super hard working. पाकिस्तान में तो लोगों का तस्वर ही लक को कुछ और है.
मैं इसको 3 पॉइंट में आंसर कर सकता हूँ. तीसरा पॉइंट थोड़ा कंट्रोवर्शियल होगा, मेरा अपना ओपिनियन है, लोग गलत समझेंगे. पॉइंट नंबर 1, लक कुछ नहीं है. इट्स अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी इज मैथमेटिकल. पॉइंट नंबर 1. अपने आप से ही डिसएग्री करते हुए पॉइंट नंबर 2 देता हूँ. लक इज अ परसेप्शन ऑफ माइंड. इफ यू फील दैट यू आर लकी, you're gonna get lucky. लॉ ऑफ अट्रैक्शन. लॉ ऑफ अट्रैक्शन. इफ यू फील दैट यू आर लकी, इसको और डीपर हम डिग करते हैं. मैं अभी एक जगह एक बात कह रहा था कि देखिए, दुनिया में है ना 100 बिलियन लोग आ चुके हैं शुरू से लेके अब तक. लेकिन अगर आप हमारी जेनेटिक कॉम्बिनेशन देखें ना, तो देयर कुड हैव बीन अ लॉट मोर पीपल, व्हिच मींस जब स्पर्म्स रेस कर रहे होते हैं ना, तो आपका पैदा होना ही वेरी लकी है. तो हम इस दुनिया में हैं, सितारे देख रहे हैं, चांद देख रहे हैं, सूरज देख रहे हैं, इंस्पिरेशन देख रहे हैं. आपसे बात कर रहा हूँ मैं, दैट्स लकी. आप मुझसे बात कर रहे हैं, दैट्स लकी. आपने आज सुबह नाश्ता किया, दैट्स लकी. दैट माइंडसेट इन इटसेल्फ टेल्स यू कि आप अफ्रीका के किसी इंडिजिनस गांव में भी पैदा हो सकते थे. वहाँ आपके पास टीवी नहीं होता, इंफॉर्मेशन नहीं होती, कुछ नहीं होता. So you got born in a country where at least you have food, you have opportunities, you have access to the internet. बिजली थोड़ी कम आती है, I understand that. But compared to what people don't have, अगर उनसे compare करो, we're very lucky. Compared to the sperm that wasn't born, you're very lucky. So that's a mindset you should have. Now let's talk about the pre-written things. अब मेरा इसमें है ना बड़ा controversial take है. देखिए, जब आप वीडियो गेम खेलते हैं ना, तो वीडियो गेम में एक प्रोग्रामिंग की गई होती है जिसमें ये होता है कि अगर आपने रेड बटन दबाया तो ये आउटकम होगा एंड में, और आपने वाइट बटन दबाया तो ये आउटकम होगा एंड में. मेरा ये परसेप्शन है कि सब कुछ लिखा गया है, का मतलब ये है कि इफ यू स्विच दिस बटन यू गोना गेट हियर. अगर मैं रोड के बीच में आके लेट जाऊंगा तो मेरा एक्सीडेंट होने का चांस बढ़ जाएगा, लेकिन अगर मैं रोड उस वक्त क्रॉस करूंगा जब ट्रैफिक नहीं होगा, मेरा एक्सीडेंट नहीं होगा. दैट शुड बी योर माइंड सेट. प्री रिटन थिंग्स का ये मतलब नहीं है कि आप बोलो अल्लाह मालिक है और आप काम करना छोड़ दो. That's a lazy person's excuse not to work. जो शायद हम प्रोग्रामिंग में एक कंडीशन पढ़ते हैं इफ एंड एल्स की प्रोग्रामिंग में, तो शायद आपकी किस्मत में ये लिखा हो कि यार इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट इट, एल्स यू वोंट गेट इट. अगर आपकी किस्मत में ये लिखा हो और आपको एक चॉइस दी हो कि इस तरह किया तो ये मिल जाएगा और ऐसा. और यार मेरा भी तकरीबन यही मानना है. मैंने रिसेंटली एक पोस्ट करी तो लोगों ने मुझसे ये सवाल पूछा कि यार तुम लक में कितनी यकीन रखते हो. तो मैंने कहा यार लक इक्वल्स टू अपॉर्चुनिटी प्लस अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क. सही है, अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क. मतलब कि आप एक डोमेन में काम करते हो, राइट, कोई भी डोमेन हो, वो ई कॉमर्स हो, वो रिटेल हो, वो रियल एस्टेट हो, वो क्रिप्टोज हो, जो भी हो. एक अपॉर्चुनिटी मिली 2013 में रहते हुए या 2024 में रहते हुए, आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली, देन आपने उस पर बहुत मेहनत की. यू एक्सप्लोर्ड, you do your due diligence, feasibilities and whatnot, everything you put in like a research of like 6 to 9 months, और उसके बाद आपने उस पर एक एक्शन लिया, right? I'm not saying that there is no chance that you will make it. There is still a chance that you will lose it altogether, yeah, you will fail it, but the chances of you losing and failure is being combated या minimized because of your research in the domain. सही है. अदरवाइज अगर मैं ये कहूँ कि यार मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, मैं आज बिटकॉइन खरीदता हूँ एंड द नेक्स्ट थिंग यू नो कल को वो क्रैश कर जाता है, राइट? नो रिसर्च इज इन्वॉल्व, नो डेटा इज इन्वॉल्व, तो आई मे गेट लकी और मे बी नॉट, राइट? तो मुझको लगता है कि यार पाकिस्तान में थोड़ा सा ओवर रेटेड है ये लक का लव्स और ये किस्मत का सारा गेम. But for people like you who have made it like big times, and for people like me and a lot of like us, it's just like एक अपॉर्चुनिटी है. आप रिटेल में थे और आपके अब्बा ने आपको कहा कि बेटा अपने काम में जुड़े रहो एंड यू विल कम अक्रॉस एन अपॉर्चुनिटी, लेकिन जब वो मिले तो उसको तुमने बहुत सख्ती से ग्रैब करना है एंड यू हैव टू गिव योर बेस्ट टू इट. लाइक you may have been through like sleepless nights because of that opportunity, because कि तुम रात को 12 बजे भी उस पर काम कर रहे हो, 2 बजे भी काम कर रहे हो, and the next thing you know सुबह की नमाज का टाइम है, बट तुम्हें काम करना है. यू तो अपने काम में इतने मगन हो दैट तुम्हें लेफ्ट राइट कुछ नज़र नहीं आता. आपके पॉइंट को सेकंड करते हुए ये कहूँगा और थोड़ा सा डिसएग्री करूँगा. लुक, अगर आप रात में बिरयानी खाने जाते हैं रेस्टोरेंट पे, जब वो आपको बिरयानी खिलाते हैं और whatever food you like, आप ये नहीं बोलते यार ये क्या मिरेकल हो गया, क्या जादू कर दिया यार इसने तो यार
unbelievable dish. You don't say that. You know why? There's a recipe to make biryani. There's a recipe to be successful. Variable, luck, किस्मत वो हैं, लेकिन इक्वेशन के जो पहले वेरिएबल्स हैं, जो काम करना, मार्केट में रहना, उसको तो पहले फॉलो करो. So follow the recipe. You don't have to reinvent the wheel. A lot of people have done a lot of things that have made them successful. Just copy them. Simple. बट डू यू थिंक यार अगर आप उसको कॉपी भी कर लो तो दिस इज लाइक अ गारंटी टू सक्सेस? There is no guarantee to success. फॉर एग्जाम्पल तुम एक बुक प्रिंट कर एक मुझको रोड मैप देते हो. फॉर एग्जाम्पल यू हैव मेक इट बिग लाइक इन रिटेल, लाइक इन यूएस, लाइक सही है. यू गिव मी अ प्लान के दिस इज माई प्लान, दिस इज माई 10 years ऑफ एक्सपीरियंस इन द गेम, और तुम ये 10 steps फॉलो करोगे एंड देर इज लाइक 100% चांस कि तुम भी कामयाब हो जाओ. कैन यू गारंटी दैट? That's 100%. 100% you'll be successful. A lot of times, a lot of people, what they do is that they follow the professor, not the person who wrote the book. किताब में क्या लिखा है उसे इंटरप्रेट करना है. हम तो अपनी जो होली बुक है हम तो उसको भी इंटरप्रेट नहीं करते, हम प्रोफेसर्स को फॉलो कर रहे होते हैं. So what we have to do is follow the book and the writer of the book, not the professor all the time. Professor अगर 60,000, 100,000, 200,000 सैलरी पे काम कर रहा है और उसने वो काम नहीं किया जो बुक में लिखा हुआ है, there's a reason. 100% ब्लाइंडली प्रोफेसर को फॉलो नहीं करना. इसलिए वेस्ट में एजुकेशन सिस्टम में बच्चों को एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो 80% एजुकेशन अपनी किताब से लें घर जाके, 20% प्रोफेसर देता है. स्पून फीड नहीं किया जाता. तो इट्स योर इंटरप्रिटेशन ऑफ द रेसिपी. रेसिपी आम है हर जगह. जो सबसे बड़ा रीज़न है ना जिसकी वजह से ये सारे क्वेश्चंस आते हैं, जब सुबह अलार्म बजता है ना तो हम अपने जहन में एक एक्सक्यूज सोचते हैं कि यार ये पहली वाली मीटिंग इतनी ज़रूरी तो नहीं. वी लाई टू आवरसेल्फ. हम झूठ बोलते हैं अपने आप से. तो ये जो सारा जो डांस हो रहा है ना, सारा जो रीजनिंग है इसके पीछे है झूठ. हम अगले से तो झूठ बोलते ही हैं, हम अपने आप से दिन में 100 बार झूठ बोलते हैं. वो पहला झूठ शुरू होता है आपके अलार्म बजने से और आखिरी झूठ खत्म होता है आपके घर आके कल की तैयारी करने वाली बात से. लोग दूसरे दिन की तैयारी नहीं करते, घर आके बोलते हैं काम खत्म हो, आज सो जाओ, कल की कल देखी जाएगी. तो रेसिपी होने के बावजूद भी सक्सेस ना होना, आई थिंक द बिगेस्ट रीज़न इज़ झूठ. और डू यू फील लाइक कि यार माशरे में मेंटोर्स की बड़ी कमी है? आपने किताब की बात की, फिर आपने किताब पढ़ाने वाले की बात की जो कि खुद शायद इतना कामयाब नहीं है. तो आपको क्या लगता है फिर मेंटोर्स कौन लोग होते हैं और वो कहाँ पर, और आपकी ज़िंदगी में कोई रहे आपकी कामयाबी की सफलता जो आपने पाई है उसमें आपके मेंटोर्स का कितना किरदार रहा है, और आपको लगता है कि इनका किरदार है भी या नहीं, या इट्स जस्ट अगेन ओवररेटेड? मेरी ज़िंदगी में अगर 20,000 लोग मुझसे मिले हैं सिंस बर्थ टिल टुडे, उन सब का कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन है. हाउएवर, क्योंकि मैं ज्वेलर था, मैंने उनकी बात से वैल्यू ली. लेकिन अगर मुझे लर्न नहीं करना था तो वो अगर अपनी सारी विजडम, सारी नॉलेज भी मुझे दे देते तो मेरे काम की नहीं थी वो. तो समटाइम्स आपको ऐसा कीन ऑब्जर्वर होना चाहिए इंफॉर्मेशन लेने के लिए. मैं आपके साथ 4 घंटे बैठ जाऊं और मैं आईटी की कोई बात ना सीखूं, मैं टेक बिजनेस की कोई बात ना सीखूं, व्हाट डज दैट मेक मी? आप तो अच्छे मेंटर थे बट आई डिडंट गेट इट फ्रॉम यू. सो आई थिंक अ लॉट ऑफ टाइम्स इट्स डेडिकेशन. इसलिए मेरा पॉइंट है ना हार्डवर्क और वो झूठ वाली बात पे जाता है कि हमारी है ना, ये बोलते हैं मैं ग्रीडी नहीं हूँ, दैट्स अ लेजी एक्सक्यूज नॉट टू वर्क एंड नॉट टू लर्न. बोलते हैं नहीं यार मुझे कोई बड़ा बॉडी बिल्डर नहीं बनना, आई जस्ट वांट टू हैव अ नॉर्मल लीन बॉडी. दैट्स जस्ट एन एक्सक्यूज नॉट टू वर्क आउट. तो माई परसेप्शन, मेरे सारे रोड्स है ना, जो मुझे गालियाँ भी दी जाती हैं इस बात पे, मेरे सारे रोड्स लीड करते हैं काम करने पे और सच बोलने पे. ये जो आपको लग रहा है पाकिस्तानियों को पसंद नहीं है? हम बहुत बड़े झूठे हैं. एज अ कॉम हम झूठे हैं. हम झूठ को अपनी स्किल समझते हैं. आई एम फेमसली कोटेड कि आपके मुंह से निकला हर अल्फाज एक वादा है. आपकी मक्कारी आपकी होशियारी नहीं है. आप किसी को चीट करते हो वो कोई स्किल नहीं है. लेकिन हम तो ये सब में प्राइड लेते हैं कि यार उसको टोपी दी मैंने. दैट्स एन इशू, दैट्स अ मेजर इशू. और ये जितनी बार रिपीट की जाए ना ये बात तो कम है, क्योंकि जिस कंट्री में 51% लोग अच्छे होंगे, चीज़ें अच्छाई की तरफ से जाएंगी, स्ट्रक्चर बनता जाएगा, एंट्रोपी कम होती जाएगी. लेकिन जिस कंट्री में 70-80% लोग झूठ बोलने पे यकीन करते हो, छोटे गुनाह को गुनाह ही नहीं समझते हो,
और हर चीज़ गवर्नमेंट गलत करती है, हम सब सही हैं. And do you think that's the case with Pakistan? Absolutely. I'm not gonna sugarcoat. 80% आपको लगता है कि यहाँ पर आवाम जो है वो टोपी पहनाती है, झूठ बोलती That's the case with every third world country. हम अपने बच्चे को है ना ये बताते हैं कि बेटा सच बोलो, सच बोलना सवाब है. सच बोलना सवाब नहीं है, सच बोलना प्रॉफिटेबल है. फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में उनके मोरल्स, उनके एथिक्स, उनके कोड ऑफ कॉन्डक्ट पे वो लोग जाने जाते हैं. हम लोग सच नहीं बोलते, इसलिए हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं, इसलिए हमारे गरीब आदमी की लाइफ अच्छी नहीं है. अगर 60-70% लोग सच बोलना शुरू कर दें तो हम लोग सब बहुत प्रॉफिटेबल होंगे. तो सवाब के लिए नहीं करो, मैं कोई बहुत रिलीजियस पर्सन नहीं हूँ, प्रॉफिट के लिए करो. बी ए कैपिटलिस्ट माइंडसेट. अपनी फैमिली की, अपने करीबी 5 लोगों की, करीबी 20 लोगों की, करीबी 100 लोगों की लाइफ अच्छी करने के लिए सच बोल लो. आप जब अपना बिजनेस इस्टेब्लिश कर रहे थे तो जिस तरह आपका ये माइंडसेट है, और इट इज़ अ रियलिटी एज वेल के पाकिस्तानी जो हैं वो झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं वगैरह. जब आपने अपनी जर्नी वहाँ पर स्टार्ट की, स्पेशली बिजनेस में आकर, तो वहाँ पर जब आप अमेरिकन के साथ काम करते थे, लेफ़्ट राइट गोरे भी होंगे, इंडियंस भी होंगे, तो उनका पाकिस्तानियों के बारे में क्या तासुर था? कि उनका भी यही था कि यार हम वी कैन नॉट रिलाई ऑन दीज पीपल, वी कैन नॉट बिलीव व्हाट दे से. सो उनका क्या माइंडसेट था पाकिस्तानियों को लेते हुए, और वो माइंडसेट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कितना बदला, कितना? जारी बात है, आप जिस टाइम में गए उससे लेकर अब तक बहुत सारे पाकिस्तानी गए हैं, सही है, और बिजनेस भी कर रहे हैं, मुख्तलिफ डोमेन्स में भी हैं. तो हैव यू गाइज हैव चेंज देयर परसेप्शंस ऑफ व्हाट अ गुड पाकिस्तानी इज? Okay, let's take it this way. First of all, first things first. Your character is important. Their perception of your character is not important. That's my opinion. Why? आप कैसे हैं वो रिफ्लेक्ट करेगा आपकी सक्सेस, आपके आगे बढ़ने पे, आपकी सोशल बीइंग पे. लोगों का परसेप्शन आपके बारे में क्या है वो स्टेज 2 है. अगर आप इन कैरेक्टर अच्छे हैं, आप प्रॉस्पर करेंगे, कल को थोड़ा मीडिया आप ओन करेंगे, थोड़ी लॉबिंग करेंगे, आप बात अपना मैसेज फैला सकते हैं. अभी अगर अच्छे लोग भी हैं ना, उनको गालियां पड़ती हैं. बुरे लोगों को तो वो तो डिजर्व करते हैं, अच्छे लोगों को भी गाली पड़ती है. वाई? वी डोंट हैव लॉबिंग, वी डोंट हैव स्ट्रॉन्ग मीडिया. हमारे पास अंग्रेजी चैनल भी नहीं है सही से. तो हम लोगों का जो इमेज है, जो कि अगर आप बॉलीवुड को एनालाइज करें, मूवीज से वो अपना इमेज पोर्ट्रे करते हैं, अपना कल्चर सेल करते हैं. इट्स नॉट for dance, it's not for any famous song, it's their image is profitable, it brings them business, it brings them credibility. वहाँ आप सेनेट पे जाएं, इंडियंस दिखेंगे आपको, पाकिस्तानियों की मकदार नहीं है इतनी. Why? We don't have the lobbying, we don't have the media, but before that we're not profitable because we lie so much. Individual level पे हम success ले लेते हैं, as a community हम success नहीं ले पाते because we lie to each other and we lie. हमें चांस मिलता है, हम किसी को भी झूठ बोल देते हैं. और जो नॉर्मली पाकिस्तान और इंडिया में बैठा हुआ एक कंपेटिटिव माइंडसेट रखता है और एक दूसरे के बारे में एक गलत परसेप्शन रखता है, जब आप यूएस में जाते हो, खासकर जब इवन लेट अलोन दुबई जाते हो, तो दुबई में तो हमें इस तरह कंपेटिटिव एनवायरनमेंट में नहीं मिलता. बट व्हाट वी से कि अमेरिका में किस तरह, बिकॉज लाइक इंडियंस की भी एक अच्छी खासी पॉपुलेशन है, पाकिस्तानियों की भी हैं, तो लाइक एक दूसरे के साथ कोलैबोरेटिव माइंडसेट की तरह काम करते हैं, या अगेन दे आर लाइक जिस तरह हमारे मुल्कों में है कि एक दूसरे को दुश्मन समझते हैं, बॉर्डर के दूसरे पार लोगों को हम जो है अपना दुश्मन समझते हैं, वो हमें समझते हैं. तो हाउ इज़ दैट कम्युनिटी इन अमेरिका? मैं इसको 2 हिस्सों में जवाब देता हूँ. एक तो वो बहुत कोलैबोरेटिव है, वो लोग बहुत अच्छे हैं हमसे, हम लोग बहुत अच्छे हैं, दैट्स देयर. लेकिन मैं ये सोचता हूँ, मेरी अगर किसी से दुश्मनी हो ना, तो मेरी ये ख्वाहिश होती है कि मेरा दुश्मन ऑनरेबल हो, नस्ली हो. दुश्मन आपको चाहिए नस्ली, ऑनरेबल, हार्ड वर्किंग, मेहनती. दुश्मनी में भी मज़ा आता है थोड़ा. हम लोग एज अ दुश्मन, एज अ कौम, हम लोगों में ऑनर वो नहीं रहा. वो हमसे अच्छे इसलिए हैं, कोलैबोरेटिव इसलिए हैं, बिकॉज दे डोंट सी अस एज अ कॉम्पिटिशन. वी आर नॉट देयर कॉम्पिटिशन, वी आर नोवेयर नियर देयर कॉम्पिटिशन. उनको अभी लड़ना है तो उनको यूएई से लड़ना है, उनको हमसे नहीं लड़ना. उनको टेक में, उनको इन्वेस्टमेंट्स में, उनको टूरिज्म में हमसे आगे नहीं बढ़ना. हम बहुत दूर रह गए हैं अभी. तो कंपटीशन जिससे होता है उसमें बिटरनेस भी आ जाती है. ट्रू. जब कंपटीशन ही नहीं है तो तू मेरा छोटा भाई है, नो वरीज, मैं खाना भी तुझे खिलाऊंगा, रात का खाना भी खिलाऊंगा, मूवी भी दिखाऊंगा, नो वरीज. सो नॉर्मली आप ये कह रहे हैं कि ज़्यादातर वहाँ पर जो माहौल है वो कोलैबोरेटिव है, और
आपस में काम करने पे प्रेफरेंस दी जाती है और वहाँ पर आप लोग ये भूल जाते हो कि तुम पाकिस्तान से क्या हो, हम इंडिया से क्या यार, काम की बात करो, पैसे की बात करो, बिजनेस की बात करो, राइट? अमेरिका की मट्टी में है ना कुछ जादू का है. दे आर ऑल प्रोफेशनल्स, वी ऑल बिकम प्रोफेशनल्स. मैं जो अभी सारी बुराइयां कर रहा था वो मेरे अंदर भी थी ना. वी ऑल बिकम प्रोफेशनल्स व्हेन वी गो देयर. वहाँ जो एजुकेशन है ना, जो कैपिटलिस्ट माइंडसेट है, वो काम की तरफ आपको फोकस कराता है. कौन इंडियन है, कौन पाकिस्तानी है, कौन मुस्लिम है, हिंदू है, सिख है, क्रिश्चियन है, इट डज नॉट मैटर. मेरे साथ बहुत से लोग काम करते हैं, दे आर नॉट मुस्लिम्स. I like them more than my other people. Why? Because they're good at their job. True professionals की respect है, मज़हब, color, skin, it does not matter. मैं कहता हूँ ये यहाँ मीडिया में आता है America is racist. America is the least racist of all places. If you believe in working, if you believe in producing, if you believe in creating, कुछ बनाने वाले हो ना आप, तो कोई भी आपकी इज्जत करेगा. लेकिन मांगने वाले होगे, कोई इज्जत नहीं करेगा, अपना भाई इज्जत नहीं करेगा. 2024 में अभी भी आप यूएस को लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी कहेंगे? बिकॉज लाइक अब तो अपॉर्चुनिटीज़ आपको जीसीसी कंट्रीज में नज़र आती है. यूएई को देख लें क्या कितनी मेहनत कर रहे हैं, सऊदी को देख लें नियोम सिटी बना रहे हैं, कतर को देख लें वर्ल्ड कप भी उसकी कर दिया है. डू यू थिंक, और अगर हम यूरोप की तरफ देखें तो अभी नहीं देखना चाहिए क्योंकि वहाँ पर रिसेशन है, हालात 19-20 है, रशिया यूक्रेन की जंग है. डू यू फील लाइक के 2024 स्टिल यूएस इज़ द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी? यूएस में बहुत सारी जगहों से इन्वेस्टमेंट हुई है. जो तो नई जनरेशन आ रही है टू प्रमोट एजेंडा, और जिसमें इस बात करने के बाद शायद मैं उठा लिया जाऊं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की भी बड़ी इन्वेस्टमेंट है इसमें. अच्छा. जो टिकटॉक पे जो चीज़ें प्रमोट हो रही हैं, जो टिकटॉक यूएस में दिखाया जाता है वो एशिया में नहीं दिखाया जाता, स्पेसिफिकली चाइना में नहीं दिखाया जाता. So there is a lot of investments from a lot of countries that don't want US to be the superpower. वो लोग काम कर रहे हैं अपना, लेकिन बेस स्ट्रॉन्ग है. बिल्डिंग बनाने से पहले बहुत गहरा गड्ढा खोदा था, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस बनाई थी. तो उस कंट्री को फाइनेंशियली नीचे आने में मेरा ख्याल है 200 साल लगेंगे अभी, अगर लोग कोशिश करते रहें. यार तुमको क्या लगता है कि यार जो हमारी यूथ है इस वक्त पाकिस्तान में बड़ी डेस्परेट भी है और एक इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर भी रहे हैं, What would you say to them कि यार पाकिस्तान में बैठकर आप अपनी तकदीर बदल सकते हो या you have to move out of the country? पाकिस्तान में बैठ के आप अपनी तकदीर बदल सकते हो अगर आप दोपहर में 2 बजे ना उठो और रात के 4 बजे तक चाय के होटल में ना मिलो, और अगर आप रेस्टोरेंट्स में हर वक्त ना मिलो, आप शादियां नहीं अटेंड कर रहे हो, आप सब कुछ कर सकते हो यहाँ पे. आपको हर मूवी का ना पता हो, आपको हरीम शाह का ना पता हो, आपको डकी भाई का ना पता हो, आपको मेक श्योर करना है कि आप अपने काम पे फोकस्ड हो. You're not consuming nonsense. You're consuming information, and फिर information को कैटेगराइज करके किस तरह अपने आप के लिए मोनेटाइज करना है, आप सक्सेसफुल हो सकते हो. बहुत सारे यहाँ लोग in the last 20 years they have become millionaires. In पाकिस्तान नीचे से ऊपर आने वाले, जीरो से ऊपर जाने वाले, उनका मजाक उड़ाएं, उनको क्रिटिसाइज करें अपनी अपनी नीचेज में. They made it. If they made it, a lot other people can make it if they stop making excuses and if they stop watching movies all the time. हमें हर बॉलीवुड मूवी में क्या हो रहा है ये पता होता है, और उसके बाद हम बोलते हैं कि नहीं यार पाकिस्तान में मैं कामयाब नहीं हो सकता, मैं मूवीज़ नहीं देखता, मैं शादियों में नहीं जाता, मैं रेस्टोरेंट्स में हर वक्त आपको नहीं देखता. आई एम डूइंग दैट देयर, इफ़ यू डू दैट हियर यू कैन बी सक्सेसफुल. शायद आपको वो अपॉर्चुनिटी ना मिले जो मुझे मिल गई है, शायद आप जी वैगन ना चला रहे हो, आप सिविक चला रहे हो, नो प्रॉब्लम, दैट्स ऑल्सो सक्सेस. आपको क्या लगता है नेटवर्किंग या सराउंडेड बाय द राइट पीपल सही है? हम अक्सर ये बोलते हैं कि यार आप अगर आपके इर्द गिर्द अगर 5 जो हैं ऐसे लोग हों, एक डोमेन के या एक्सपर्ट के छुट्टे बंदे आप निकलते हो वो, राइट? सो डू यू फील लाइक कि पाकिस्तान में वो कल्चर नहीं है लाइक माइंडेड लोगों का डिस्कशन करना एक प्रोडक्टिव टॉपिक पर या प्रोडक्टिव सेगमेंट ऑफ इकोनॉमी पर, या ज़्यादातर वेले ही लोग हैं? तो ये वजह है. ज़ाहिर बात है हर बंदा एक्सेल करना चाहता है, राइट? कोई अपनी मर्जी से तो गरीब रहना नहीं चाहता, कोई अपनी मर्जी की वजह से तो आई डिसएग्री. लोग अपनी मर्जी से गरीब रहना चाहते हैं. वो कैसे? जिसके पास रेसिपी है और वो काम नहीं कर रहा, वो अपनी मर्जी से गरीब रहना चाहता है. यार वो बंदा जो कि मजबूर है हालात की वजह से, उसको अपने घर का रेंट पे करना है, उसको उसके ऊपर जिम्मेदारी हैं, बच्चों की फीसें हैं, तो अगर वो 9 to 5 जॉब कर रहा है और वो उससे निकलना भी चाहता है, तो हाउ हार्ड दैट इज फॉर हिम टू गेट आउट ऑफ दिस विशियस सर्कल बिकॉज ही हैज़ टू पे बिल्स, राइट? अगर वो क्या करे, वो आप उसको ये कह रहे हो कि यार तुम अपनी जॉब छोड़ दो
और बड़ा अच्छा सोचो और राइट लोगों के सराउंड में रहो, तो और मैं तुम्हें एक रेसिपी देता हूँ, दीज आर द 10 स्टेप्स टू दिस रोड मैप एंड यू विल बिकम लाइक अ किंग इन दिस पर्टिकुलर डोमेन। हाउ रियलिस्टिक इज दैट? मैं इसको 2 पॉइंट्स में जवाब देता हूँ। पॉइंट नंबर 1, एक एग्जांपल देता हूँ, एक कहानी बताता हूँ एक बच्चे की। यहाँ पर मुझे एक बच्चा है, एक रेस्टोरेंट में जॉब करता है, नाम नहीं लूँगा, कॉन्स्टेंटली मैसेज करता था ओके, कि साथ भाई मुझे भी बाहर जाना। ही वाज अ वेटर, ही वॉज अ सर्वर देयर। ओके, कॉन्स्टेंटली मैसेज करता था कि साथ भाई मुझे भी बाहर जाना है। पहले तो 2, 2.5, 3 महीने लगे, मुझे उसका मैसेज ही नहीं दिखा, थाउजेंड्स ऑफ मैसेजेस थे। मैंने जब उसे जवाब दिया, उसने ग्रेशियसली मुझसे बात करना शुरू की एंड ही फॉर्म्ड, मैं उसका नेटवर्क था समझो, ही फॉर्म्ड अ रिलेशनशिप, उसने मुझसे दोस्ती बनाई, उसने मुझसे चीज़ें लर्न की ऑन अ पर्सनल लेवल। जो मुझ में भूख है वो चीज़ें बताने की डेली, पूछने वाला होना चाहिए। तो दैट is the answer of networking and knowing people and finding out secrets that you would normally not find online, or even if you would find, you would have to extract it with a lot of information. ये नंबर 1 हो गया। अब जो जॉब करने वाला बंदा है उसको मैं कहता हूँ पहले तो सेविंग माइंडसेट पे आओ, कंज्यूमर ना बनो। यहाँ पे मैंने है ना मेजोरिटी देखी है कंस्पिशियस कंज्यूमर्स की। वी वर्क एट जॉब्स दैट वी हेट टू बाय थिंग्स दैट वी डोंट नीड टू इम्प्रेस पीपल दैट वी डोंट लाइक, फेमसली सेड इन फाइट क्लब। हमारे लोगों का ये लाइफस्टाइल है, हम काम पे जाते हैं, जो पैसे आते हैं वो खर्च होते हैं अपनी चीज़ों पे लोगों को इम्प्रेस करने के लिए। इक्विटी माइंडसेट लेके आओ, सेविंग माइंडसेट लेके आओ। अगर आपको कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी नहीं पता, सिर्फ 2-2.5 साल पैसे सेव तो करो। यार मुझको ये बताओ साथ कि जब आप अपने सारी ज़िंदगी, चलो आपने ग्रेजुएशन तक कर लिया, आपने जो 16 साल की आला तालीम होती है कर ली है, लेकिन मुझको ये बताओ यार कितने स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी हैं जहाँ आपको सेविंग के बारे में बताया जाता है, वेल्थ बिल्डिंग के बारे में बताया जाता है, आपको हसल करने के बारे में बताया जाता है। तो कहाँ से लोग ये सोच लेकर आए, माइंडसेट कहाँ से लेकर आए सेविंग वाला? उस बेचारे को तो जॉब ही करनी है, और उसको तो जारी बात है जब वो लेफ्ट राइट लोगों के पास आईफोन देखता है या अच्छी गाड़ी देखता है या अच्छी घड़ी देखता है, तो उसने तो खर्चना ही है, क्योंकि मार्केट में तो ये सारी चीज़ें अवेलेबल है। ऑल यू नीड इज़ मनी टू बाय देम। तो यार किस तरह ये सोच पैदा होगी लोगों में सेविंग की, जबकि आपके ग्रास रूट लेवल पर आपको कभी बताया ही नहीं गया सेविंग की इम्पोर्टेंट का या इन्वेस्टमेंट्स करने की। और मैं वो इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर रहा कि आप जाकर किसी स्टार्टअप में एज अ वेंचर कैपिटल या एंजल इन्वेस्टर जाके इन्वेस्ट कर दो। आपको तो कभी बताया नहीं गया कि यार आप जो है टी बिल्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, आप बॉन्ड्स में भी कर सकते हो, विच इज़ लाइक द सेफेस्ट फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट। मतलब कभी गाइड ही नहीं किया गया। तो उस बेचारे की इसमें क्या गलती है? गलती उसकी नहीं है, गलती हमारी है। गलती आपकी है और गलती मेरी है। मुझे अभी मैसेज आया था एक बच्चे का कि बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हो और हर जगह नज़र आ रहे हो, क्या एजेंडा है, क्या चाह रहे हो भाई? मैंने ये कहा भाई एजेंडा कुछ नहीं है, जो आपकी बात का जवाब है कि उसको कौन सिखाएगा, उसको कौन बताएगा। आपकी मेरी एनर्जी बहुत लिमिटेड इन्वेस्ट होती है कुछ बताने में, और उससे जो सलाम और इज़्ज़त मिलती है वो बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू व्हाट वी आर एक्सपेंडिंग हियर। 3 चीज़ें हर बच्चे को माँ बाप को सिखानी चाहिए। पहले हम लोगों को बात करनी चाहिए, रिपीट होनी चाहिए, इसके क्लिप्स बनने चाहिए, फॉरवर्ड होनी चाहिए, हर जगह जानी चाहिए। वो 3 चीज़ें ये हैं कि आप अपने बच्चे को सबसे पहले सिखाएं हाउ टू सेल। सेल्स की नॉलेज हर बच्चे को होनी चाहिए, चाहे वो डॉक्टर है, इंजीनियर है, परचून की दुकान में काम करता है, उसको सेल्स आना चाहिए। दूसरी चीज़, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने नहीं सीखी थी एज अ किड, जिसका बड़ा नुकसान उठाया मैंने, वो है ह्यूमन साइकोलॉजी। ह्यूमन साइकोलॉजी हमारी कौम को सीखना बहुत ज़रूरी है। ये मेल फीमेल इश्यूज़ भी जो होते हैं ना, ये ह्यूमन साइकोलॉजी और क्यूज़ ना रीड करने की वजह से होते हैं। ये जो हमारे लोग जो सबसे ज़्यादा पॉइंट देखने वाली जो कौम बन गई है ना, वो बनी इसलिए है क्योंकि हमें साइकोलॉजी नहीं पता, ह्यूमन साइकोलॉजी नहीं पता। हमारा जो एग्जिट है वो फ़ोन की स्क्रीन पे जाके होता है। सबसे आखिरी चीज़ वो है मनी मैनेजमेंट। अगर 10 रुपये कमा रहे हो तो 5 रुपये खर्च करने हैं, 12 रुपये खर्च नहीं करने। ये 3 चीज़ें अगर आप 300 बार भी रिपीट करोगे ना अपनी हर पॉडकास्ट में, और सारे पॉडकास्टर्स, सारे टीवी चैनल्स हर बार भी रिपीट करेंगे तो भी कम है। हमें ये है ना, बच्चे को जो रात के 4 बजे उठा के उसका नाम पूछते हो ना, तो उसको नाम याद होता है, वैसे ये 3 चीज़ें याद होनी चाहिए। दैट्स हाउ इम्पोर्टेंट दीज थिंग्स आर। आपको जनरेशन ऑफ सक्सेसफुल पीपल मिलेंगे ही जब ये 3 चीज़ें प्रैक्टिस हो रही होंगी कंसिस्टेंटली। सोसाइटी में क्राइम भी कम हो जाएगा, मेल फीमेल इश्यूज भी कम हो जाएंगे, को एजुकेशन भी सक्सेसफुली थ्राइव कर सकेंगे। यार मुझको ये बताओ कि क्या जो हमारे करिकुलम्स हैं कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में, उनको कम्प्लीटली रिवैम्प करने की ज़रूरत है?
डस्टबिन में डाल देना चाहिए हमारे कुरिकुलम्स को। हम लोगों को बच्चे को पढ़ाना नहीं आता। हम लोग इंफॉर्मेशन को मीठा, चाय, आइसक्रीम और मेन कोर्स मिला के बच्चे को देते हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम है वो जैसा भी है वो तो वही आपके ब्रिटिश से इंस्पायर्ड है, वो तो आपके जो है कैम्ब्रिज से इंस्पायर्ड है, वो तो वही आपके जो है यूएस के किसी स्कूल कॉलेज से इंस्पायर्ड है। तो आपके कहने का ये मतलब है कि बाहर के स्कूल भी इसी तरह के मतलब के कोई प्रोडक्टिव ह्यूमन बीइंग्स टू सोसाइटी प्रोड्यूस नहीं करते, या ये पाकिस्तान का सिर्फ अलमिया है? देखिए, हम वो कौम हैं जो बचपन में मिली हुई ट्रॉफीज़ को आज भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, नई ट्रॉफीज़ लेने का नहीं सोचते। कंसिस्टेंटली वो लोग अपने एजुकेशनल सिस्टम को रिवैम्प करते हैं, ट्वीक करते हैं, फिक्स करते हैं, स्पेशली द इंस्टीट्यूशंस दैट आर नोन एज द टॉप इंस्टीट्यूशंस। रिसर्च पे बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है उन लोगों की। वो लोग एक बुक बना के सो नहीं जाते, उसकी वर्जन 2, वर्जन 3, वर्जन 4, वर्जन 5, वर्जन 20, वर्जन 100 आते हैं। वाई? दे कंसिस्टेंटली मॉडिफाई, फैक्ट्स को करेक्ट करते हैं, द वे टू पास ऑन इंफॉर्मेशन उसको फिक्स करते हैं। उनके प्रोफेसर्स ने यूट्यूब पे अपने लेक्चर्स अपलोड करना शुरू कर दिए हैं। मैं हमारा देखता हूँ, आई डोंट सी टू मेनी लेक्चर्स ऑनलाइन। उनके प्रोफेसर्स अपनी गलती को एनालाइज करते हैं, अगर वो गलत होते हैं अपने आप को करेक्ट करते हैं। हमारे यहाँ ईगो इतनी बड़ी है कि प्रोफेसर गलत हो ही नहीं सकता। तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी हैव टू अडॉप्ट एंड वी हैव टू लर्न। हम लोग को है ना अपनी जो ईगो वाली जो बेस है ना, हमें उसको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, न्यूक करना पड़ेगा। यार लेट मी पुट यू इन अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन। मैं तुम्हें मिनिस्ट्री देता हूँ, चलो पूरे पाकिस्तानी एजुकेशन की सिस्टम की नहीं, मैं तुम्हें कहता हूँ कि यार यू आर वन ऑफ द लकी फ्यू जिसको चुना गया है एज मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन। सो व्हाट वुड यू डू टू चेंज द करंट एजुकेशन जो स्पेसिफिकली आपके 4 साल की डिग्री होती है पाकिस्तान में, कोई भी बैचलर से? हम वो इंजीनियरिंग और डॉक्टरेट की तरफ नहीं जाएंगे, और डॉक्टर जो MBBS होता है, चलो हम ये कहते हैं वो बड़ी टेक्निकल सब्जेक्ट हैं, उसमें बड़ी जो है टेक्निकलिटीज़ इन्वॉल्व हैं, और उसमें से ही हम स्प्रिंकल करते जाएंगे यही वाली अच्छी अच्छी बातें जो कि होनी चाहिए टू प्रोड्यूस अ गुड ह्यूमन बीइंग, प्रोडक्टिव ह्यूमन बीइंग। बट बाकी जो हमारे जो डिग्री के प्रोग्राम होते हैं, जो कि आर्ट्स हैं, जो कि क्राफ्ट्स हैं, जो कि पता नहीं क्या क्या ख़त्म कर दे सकते हैं, तो how would you propose a system of bachelor degrees जो कि 4 साल बंदा वहाँ से निकले ना तो उसकी सोच जो है ना वो completely different हो, वो अपने आप को, अगर उसको एक entrepreneur बनना है तो वहाँ पर भी वो जो है evolve हो सकता है, और उसकी अच्छी खासी जो है सेविंग वेविंग के बारे में भी जानता हो, वेल्थ क्रिएशन, लेफ्ट राइट चीज़ों के बारे में भी अच्छी सोच रखता हो। बिकॉज फ्रेंकली ऑनेस्ट विद यू, जो चीज़ें हमें यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती हैं ना, तो व्हेन वी कम आउट वी आर स्टिल कम्प्लीटली ब्लैंक, हमें ज़िंदगी में क्या करना है यार, अनफॉर्चुनेटली। तो हाउ यू वुड डिवाइज अ हायर एजुकेशन 4 साल का प्रोग्राम टू चेंज द फेट ऑफ दिस नेशन? बड़ा सिंपल सोल्यूशन है इसका। नंबर 1 तो एजुकेशन को एज बिजनेस जो प्रमोट किया जा रहा है पहले तो उसे साइड पे करें। Number 2, I would bring in 20 millionaires, 20 humanitarians and 20 psychological experts जो कि ओवरसी करें कि आपके टीचर्स का क्या कंडक्ट है उनके क्लासरूम्स में। नंबर 3, आपकी जो कोर्स में जो इंफॉर्मेशन है ना, जो करिकुलम है, उसको आप मॉडिफाई करें मॉडर्न स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। मैं जब NED में दाखिल हो रहा था तो मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग वाले बच्चे को बहुत हाई परसेंटेज चाहिए होती थी, और BCIT की एंट्री लेवल परसेंटेज बहुत लो थी। That's about 14-15 years ago. So we were so stupid 14 years ago that we didn't know कि जो IT पढ़ के निकलेगा वो बच्चा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा कीमती है हमारे मुल्क के लिए। हमें ये पता ही नहीं था उस वक्त। These are basics. I don't think you need a genius. मेरे जैसा आम बंदा भी आपको ये 5-6 पॉलिसी लिख के दे दे, things are gonna work out in a long run. लेकिन 4 साल, 5 साल, 8 साल, 15 साल में सॉल्व नहीं होगा। It's a 20-year project. 20 साल का प्रोजेक्ट है। हम लोग को है ना अपनी जो चीज़ें फिक्स करने की जो आदत है ना, जैसे एक बंदा 100 kgs गेन कर लेता है, उसको 100 kgs श्रेड करने के लिए 3 महीने नहीं चाहिए, तो 3 साल का वर्कआउट चाहिए। तो वी हैव टू बी इन दैट माइंडसेट ऑफ कंसिस्टेंसी। अब एक टर्म आती है किसी की, 4 साल वो लगाता है, वो चेंजेस इंप्लीमेंट करता है, वो फिर टर्म चली जाती है, वो चेंज हो जाता है सब कुछ। वी हैव टू बी कंसिस्टेंट एंड आई थिंक वी हैव टू एग्री ऑन द डायरेक्शन फर्स्ट एज अ नेशन। हमारी डायरेक्शन ही बहुत शॉर्ट टर्म है।
हम लोग है ना कैंसर को बैंडेज से हील करना चाहते हैं हर सिचुएशन में. दैट्स अगेन अ लेजी माइंडसेट. तुम्हें क्या लगता है पाकिस्तान में इन तमाम चीज़ों का हल डेमोक्रेसी है या कोई और सिस्टम इसके लिए ज़्यादा मौजू नहीं है? क्योंकि हर बंदा, हर गवर्नमेंट आती है, कोई भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की लीडरशिप आती है तो वो तो 5 साल जो है वो अपने हिसाब से चलाती है ताकि अगले टर्म में उनको दोबारा मौका मिले, राइट? जो भी आता है सिर्फ इसलिए काम करता है कि द नेक्स्ट थिंग दे यू वांटेड टू डू इज़ टू बी सेलेक्टेड अगेन, राइट? कोई भी लॉन्ग टर्म पॉलिसी पे काम नहीं कर रहा. किसी चीज़ की हमें जो है एक कंसिस्टेंट लॉन्ग टर्म पॉलिसी नज़र नहीं आती है कि गवर्नमेंट यहाँ से उधर हो जाए, वो पॉलिसी चलती रहे. हर बंदा आ जाता है, पॉलिसी अपने हिसाब से मोड़ देता है, तोड़ देता है, मरोड़ देता है. तो डू यू फील लाइक डेमोक्रेसी इज द सोल्यूशन फॉर दिस कंट्री? Absolutely not. In every third world country, मैं थोड़ा सा अपने आप को बचा के चल रहा हूँ इसमें. In every third world country, I think you need presidential system or you need some sort of dictatorship where आपके कामों में hurdles नहीं आ रहे हो. यहाँ पे है ना बहुत ज़्यादा गेम है hurdles का, काम रुकवाने का for personal prestige rather than getting the job done for the sake of the country. अगर एक अच्छा काम आप कर रहे हो तो मैं आपको नहीं करने दूंगा क्योंकि मेरा नाम नहीं आ रहा उसमें. मुझे मेरा नाम चाहिए. हालांकि काम पे मेरा बिलीव है, आई नो कि आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन मैं आपको नहीं करने दूंगा. इसलिए वी नीड, आई एम नॉट गोना यूज वी नीड, आई एम गोना यूज एवरी थर्ड वर्ल्ड कंट्री इज नीड सम सॉर्ट ऑफ सुप्रीम अथॉरिटी और फिर द कैरेक्टर ऑफ दैट अथॉरिटी. अब ये बहुत बड़ा सवाल है कि वो जो पर्सन ऊपर बैठा हुआ है वो अगर गलत निकल आया तो क्या होगा. ट्रू. सबसे बड़ा सवाल पावर का नशा. पावर का नशा. तो वो जो कैरेक्टर है वो, उसके लिए मेरा ख्याल है even I need to sit down and you need to sit down and 100 other minds need to sit down and think कि how you're gonna bring that person. वो प्रोसेस क्या होगा जिससे वो पर्सन ऊपर आए, क्योंकि वोट से तो मेरा नहीं ख्याल कि वो बंदा ऊपर आ सकता है. इवन आप एक बंदे को लेते हैं जिसने PhDs किए हुए हैं और एक बंदे को लेते हैं जिसको चलते हुए च्युइंगम खाना नहीं आती, दोनों का वोट इक्वल है. माई ओपिनियन, आई एम सॉरी टू से, उन लोगों का वोट इक्वल नहीं हो सकता. वेरी फैसिनेटिंग. यार मुझको ये बताओ, आजकल आपका बड़ा कंटेंट आ रहा है, बड़ा आप यूथ को मोटिवेट कर रहे हो. व्हाट्स योर गोल विद दिस होल कंटेंट क्रिएशन थिंग? पॉडकास्टों में भी नज़र आ रहे हो, लेकिन उससे ज़्यादा तुम सोशली बहुत एक्टिव हो. तो एक बिजनेसमैन के लिए अपने बिजनेस से हट कर टाइम निकालना टू एम्पावर यूथ या टू पुट देम ऑन द राइट ट्रैक या शेयर विद देम द गोल्डन नगेट्स ऑफ सक्सेस, like it takes time. So if I were to say यार मुझको ज़रा summarize कर दो what you are trying to achieve, like अपने business से time निकाल रहे हो, right? और youth को, अब जब तुम ऑफिस में आए तो मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट बैठे हुए थे तो उन्होंने कहा यार नहीं भाई 7 आशमानी आए हुए हैं. तो मैंने कहा यार आपको तो काफ़ी लोग जानते हैं, तो what are you trying to achieve, like what's your goal, like क्या तुम्हें इस मुल्क के नौजवानों को राह रास्त पर लाने का एक बहुत बड़ा जज्बा है, मैं ये समझूं? या बहुत सारे लोग जो कहते हैं वो कहते हैं दिस इज़ माई वे ऑफ गिविंग बैक टू माई सोसाइटी. व्हाट आर यू ट्राइंग टू अचीव? वो टाइम अगर तुम यार अपने बिजनेस को दो तो आई कैन ईजिली से कि यार तुम उसको इफ़ नॉट ट्रिपल डबल तो कर ही सकते हो. कहाँ लेके जाऊँगा बाकी के पैसे, ये भी तो बताएं. मेरा एक फिनोमेनन है जो कि बहुत रिपीटेड है, घिसा पिटा जा चुका है, लेकिन मैं एक बार और रिपीट करता हूँ उसको, कि इंसान जब पहले काम करता है तो वो अपने लिए करता है. उसका सेकंड स्टेज होता है अपने करीब के 5 लोगों के लिए काम करता है, पेरेंट्स, सिबलिंग्स, अपनी फैमिली के लिए काम करता है. नेक्स्ट स्टेज होता है अपने करीब के 20 लोगों के लिए काम करना, फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली. फिर 100 लोगों पे जाता है और फिर कम्युनिटी सिस्टम पे जाता है, कम्युनिटी फेज पे जाता है. मेरा ये ड्रीम है कि पाकिस्तान में हर बच्चा, उसको पता हो कि कोई सिखाने वाला है. देयर इज समवन जो सिर्फ डांस नहीं दिखा रहा, सिर्फ व्लॉग्स नहीं बना रहा, सही बात कर रहा है, सरकास्टिकली डांट के बड़े भाई की तरह, बाप की तरह गुस्से में सिखा रहा है कुछ सही बात, अच्छी बात सिखा रहा है. दैट्स व्हाट आई वांट टू बी नोन एज. पुतला लगवाना है अपना, पुतला नॉट लिटरली, पुतला इन अ वे कि आप अच्छी बात कहते हुए चले गए. देखिए हम सब है ना सांस ले रहे हैं अभी, आज से 100 साल बाद आपको मुझे कोई याद नहीं रखेगा. मैं थोड़ा सा याद रखवाना चाह रहा हूँ, थोड़ी सी कोशिश है मेरी कि आप अच्छी बात कर जाओगे तो शायद आपको कोई याद रख ले फ्यूचर में. वरना तो आपके जनाजे में 100 लोग होते हैं, उसके 20 दिन बाद आपके घर वालों को कोई पूछता भी नहीं है. तो माई माइंड सेट इज़ टू बी नोन एज समवन हु डिड समथिंग राइट व्हेन ही वाज ऑन द टॉप. Okay, you're doing your thing, but before wrapping this up, do you feel like यार पाकिस्तान का फ्यूचर जो है, हम अक्सर पूछते हैं लोगों से यार कि पाकिस्तान 20 साल बाद कैसे होगा, 10 साल बाद कैसे होगा.
where you think yaar Pakistan will be standing after you putting your effort and a lot of other people are putting their effort to bring youth on the right track by sharing with them the golden nuggets and whatnot and educating them in whatever way you are doing. But do you think the future of this country is bright? Like, let me ask you, like, हम 2024 स्टार्ट हो चुका है, आज से 20-25 साल बाद, 30 साल बाद, 40 साल बाद, do you think कि एज पाकिस्तानीज जो हम अपना स्टार्ट से एक लाइफ जी रहे हैं और जिस हिसाब से जी रहे हैं और जिस चिल आउट के हिसाब से जी रहे हैं, बिकॉज आपने भी ख़ुद भी जिक्र किया कि यार आप जब अमेरिका गए तो आपको पाकिस्तान ज़्यादा बेहतरीन लगा लाइफस्टाइल के हिसाब से, इन टर्म्स ऑफ जो सहूलत आपको थी, जो कि हर चीज़ आपको तैयार मिलती थी. डू यू फील लाइक पाकिस्तान इज़ गोना बी इन द राइट स्पॉट like 20, 30, 40, 50 years from now? What's like your take on that? Today is the tomorrow that you worried about yesterday. हर 10 साल बाद कोई ना कोई किसी ना किसी से ये सवाल करता है कि फ्यूचर में क्या है, फ्यूचर में क्या है. ये फ्यूचर है, आज हम जो बैठे हैं ये फ्यूचर है. अभी अगर कुछ नहीं हुआ और यही चीज़ें रिपीट होती रहीं जो होती आई हैं पिछले 10-20 साल में, then there is no future. एंड मैं बड़ा ऑप्टिमिस्ट हूँ, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा देयर इज़ नो फ्यूचर. आप अगर एक बच्चे को देखते हैं जो रोज़ रात में क्लबिंग के लिए जाता है, रोज़ दोपहर में 2 बजे उठता है और सारा दिन काम नहीं करता, उसका बाप काम पे गया हुआ होता है, सुबह 9 बजे से उसका बाप बिल्स भर रहा है, उसका बाप उसकी यूनिवर्सिटी की फ़ीस भर रहा है इस ख्वाब में कि मेरा बच्चा पढ़ जाएगा. तो क्या आप वो देख के बोल सकते हैं कि यार ये बच्चा एक बहुत बड़ा डॉक्टर बनेगा? I don't think so. Well, same answer. Future bright नहीं है. The way things are going, future bright नहीं है. और I wish I had a different answer. और मैं बहुत सारे लोगों की तरह sweet talk करना नहीं जानता. जो सच्चाई है, future bright नहीं है. Future उस बंदे का bright है जो काम कर रहा है. As a society, future bright नहीं है. अगर कोई बंदा काम कर रहा है, उसको मैं आज भी कहूँगा तुम कर सकते हो, तुम बन जाओगे. लेकिन अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम्हारे पूरे नेबरहुड में ज़बरदस्ती रोड बनी होगी 3 लेन वाली, उसमें लाइट्स लगी होंगी, सिग्नल्स लगे होंगे, लोग सिग्नल्स पे रुक रहे होंगे, ऐसा नहीं होगा. I don't see it happening. What's your last message to the youth who is listening to you, who is watching you, yeah, who is watching your content on your Instagram or Facebook? What is like your last message to them? क्या करें वो यार? जो भी करो अपने आप के लिए करो पहले. बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि सेल्फिश होना बुरी बात है. मैं कहता हूँ सेल्फिश होना बुरी बात नहीं है. एक सेल्फिश इंसान अगले 20 साल में 100 मिलियनियर्स क्रिएट कर सकता है अपनी सराउंडिंग में बाय बिकमिंग समवन रियली बिग. एक सेल्फलेस पर्सन जो बोलता है कि यार मैं लेड बैक हूँ, मैं कंटेंट हूँ, वो सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है. क्योंकि वो ना अच्छी चैरिटी कर सकता है, ना अच्छी एजुकेशन दे सकता है, ना अच्छा विजडम दे सकता है, क्योंकि उसने एक्सपीरियंस ही नहीं किया वो सब. तो ह्यूमन पोटेंशियल है कि अपने हर जो जितनी भी ताकत है ना अपने अंदर, वो यूज़ करो अपने काम के लिए. बर्नी सैंडर्स फेमसली सेड, यू आर वेरी पावरफुल पीपल इफ यू फ्लेक्स दोज मसल्स. हम लोग फ्लेक्स ही नहीं करते अपनी मसल्स को. माई एडवाइस टू किड्स इज फ्लेक्स योर मसल्स. कनात पसंदी नहीं, जवानी में कनात पसंदी से परहेज करें और हसल करें और मेहनत करें और ख़ुद के लिए कुछ करें और दूसरों के लिए कुछ करें. कनात पसंदी जो है वो आखिरी उम्र में अच्छी लगती है. दिस इज़ व्हाट यू आर ट्राइंग टू से. किसी भी उम्र में कनात पसंदी अच्छी नहीं है. सबसे ज़्यादा कमर के पेशेंट सबसे ज़्यादा हॉस्पिटल में वो लोग होते हैं जो काम करना छोड़ देते हैं. काम तो आपको आखिरी दम तक करना चाहिए. दैट्स हाउ यू आर बिल्ट. हमारी जो जेनेटिक्स हैं वो डिज़ाइन ही इस तरह की गई हैं कि देयर हैज़ टू बी सम हलचल, सम मूवमेंट. If you're still, you're gonna start stinking, which means कि जो रुक जाता है वो बेकार हो जाता है. Well, thank you very much, Saad, for your time. It was a pleasure talking to you. यार, those who wanna get in touch with you और आपसे कुछ सवालात करना चाहते हो, आपके साथ राब्ते में आना चाहते हो और शायद उनके कुछ बर्निंग क्वेश्चंस हो और शायद उनको लगे कि यार हमें साद भाई से पूछना चाहिए, तो वेयर यू आर सोशली एक्टिव द मोस्ट, कहाँ पर वो आपसे रब्ता कर सकते हैं? इंस्टाग्राम पे मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव हूँ. मैं अपने सोशल मीडियाज दे दूंगा. साद ए हशमानी. और इंस्टाग्राम और फेसबुक और इंस्टाग्राम टिपिकली आई एम वेरी एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम. आई आंसर अबाउट 200-300 क्वेश्चंस अ डे ऑन इट. ओह वाओ. फेसबुक वगैरह भी? फेसबुक यूज़ करता हूँ बट आई एम नॉट वेरी एक्टिव ऑन इट. सो इंस्टाग्राम पे मुझे रीच आउट करें. आई थिंक आई विल बी एबल टू आंसर क्विकली. बस मैं आपको साद भाई के तमाम सोशल्स दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में. जिस तरह इन्होंने ख़ुद बताया कि इंस्टाग्राम पर ये बहुत एक्टिव होते हैं, बाकी सोशल प्लेटफॉर्म्स के अलावा
तो जो भी आपका क्वेश्चन हो, जो आपको लगे कि यार आपको लगता है कि इसका जवाब जो है वो साद भाई बेहतर दे सकते हैं, एंड यू कैन ऑल्सो चेक आउट हिज content as well on his Instagram as well. There are golden nuggets of tips and tricks there as well. माशरे को देखकर इनकी अपनी एक एनालिसिस है, आपको मिल सकता है. तो इनके जितने भी सोशल्स हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ. आपका कोई सवाल हो, कोई भी मशवरा हो लेना चाहते हैं, अगेन ही इज़ वेरी एक्टिव, तो यू कैन गेट इन टच विद हिम. और इसके अलावा अगर आपका कोई फीडबैक हो, कोई क्रिटिसिज्म हो, कोई अच्छी बात हो, बुरी बात हो, तो उसके लिए जो है नीचे कमेंट सेक्शन में हाजिर हैं. आप आएँ, हमसे बात करें, कोई मशवरा, कोई सजेशन देना चाहते हैं तो वी ऑलवेज लिसन टू आवर ऑडियंस. और आपसे मुलाकात होती है अगले पॉडकास्ट में. तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.